हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने जो ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स देखे और रिसेंटली अगर मैं बात करूं कि पिछले वीडियोस में हमने जो टॉपिक देखे वो कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित टॉपिक को मैं बहुत डीप में करा रहा हूँ और आगे जो साइकिल बनेगा, जैसे क्या होता है, ये मैंने टॉपिक करा दिया ज्योग्राफी, फिर दोबारा से मैं फिर लौट के आऊँगा तो डीप ही डीप होता जाएगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स हमारे आते लगे हैं वो बहुत डीप क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो फैक्ट वाइज फैक्ट क्वेश्चन पूछने से कोई मतलब नहीं है और ना उसको कराने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो भी पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए। मैं देख रहा हूँ बहुत सी कोचिंग संस्थान ऐसे हैं या उन पर पढ़ने वाले बच्चे ऐसे कई सालों से पढ़ रहे हैं, 4 सालों से, 5 सालों से, 6 सालों से, 7 सालों से, फिर भी उनको वो छोड़िए, सिलेक्शन छोड़िए, उनको अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी एग्ज़ाम में बैठूँ और 100% उसको 100% उसके लिए प्रिपेयर हूँ। उसका कारण मैं बताता हूँ आज क्या है। बहुत से आप भी, अगर आप लोग देख रहे हो, उस आप लोगों में से ही बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता है कि ये नहीं लगता है कि एग्ज़ाम देने जाता है कि मैं श्योर हूँ मेरा सिलेबस पूरा हो चुका है। तो सिलेबस पूरा कब होता है? एक तो आप शुरुआत से स्टार्ट कीजिए, कोई भी टॉपिक उठाइए। मैं बताता हूँ, किसी भी कोचिंग वाले या किसी के बहकावे में मत आइए, उन टॉपिक्स पर फोकस मत कीजिए जो बहुत ही ज़्यादा लुभावने, बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। सिर्फ उन्हीं टॉपिक से आंसर नहीं पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट उठा के चलिए। क्वेश्चन अगर आप पूछे जाएगा या आप जो भी पढ़ोगे वो एक तरफ से आएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं ज्योग्राफी को उठाता हूँ, अगर ज्योग्राफी में आप न सिर्फ नदियाँ याद कर लेंगे, पर्वत वगैरह याद कर लेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें याद कर लेंगे जो ज़्यादा लुभावनी होती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है या चर्चित होती हैं। आप हिमालय नहीं पढ़ोगे, प्रायद्वीपीय पठार नहीं पढ़ोगे, राजस्थान का मैदान नहीं पढ़ोगे, उत्तर भारत का मैदान नहीं पढ़ोगे, पश्चिमी तट नहीं पढ़ोगे, उसके बाद धीरे धीरे नदियाँ आती हैं, जलवायु आती है, मिट्टियाँ आती हैं, तो ये चीज़ आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है ना। कोई भी स्टूडेंट हो, भले उस 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहा हो, अगर उसको लगता है अभी भी एग्ज़ाम देने जाता है कि मैं 100% प्रिपेयर नहीं हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसके मैं 3 तरीके आपको बताता हूँ। पहला तरीका, आप उसके नोट्स बनाइए जो भी करा रहा टीचर, और नोट्स तब बनाइए, पहला तरीका हो गया, नोट्स तब बनाइए जब वो टीचर आपको कॉन्सेप्ट वाइज करा रहा है। ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के वो आपको करा देता है, बात खत्म। क्योंकि मैंने पॉलिटी में देखा है, पॉलिटी में टीचर क्या कराता है, मौलिक अधिकार करा देगा, नीति निर्देशक तत्व करा देगा, मूल कर्तव्य करा देगा, संसद करा देगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करा देगा, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कराता। तो इनसे क्वेश्चन नहीं सारे पूछे जाते, ठीक है। पूरी पॉलिटी को पढ़िए। तो पहली बात, आप जो टीचर सिर्फ नोट या आप उसी कोचिंग पे पढ़िए जो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा है आपको, पहली बात, ठीक है। और उसके नोट्स बनाइए आप। अगर कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ा रहा है तो आप उसके नोट्स छोड़िए, आप उसकी कोचिंग पर मत आइए। 2 बात है। तीसरी बात यह है, आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जैसे आपने जो भी चीज़ यहाँ पर पढ़ी, आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मिलेगा कि चलो हाँ मैं कर सकता हूँ। क्लियर है ना। तभी आपको अपने आप में सिलेबस कंप्लीट लगेगा। आप ये समझोगे कि हाँ मैं प्रिपेयर हूँ एग्ज़ाम के लिए। आपको कभी भी, आप कितना भी कंटेंट पढ़ के जाइए, अगर आप मॉक नहीं लगाते तो कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाइए और ऐसे टीचर से पढ़िए जो आपको कॉन्सेप्ट वाइज कराता है। बहुत सी ऐसी ऐसी कोचिंग है, मैं अपने ग्वालियर की बताता हूँ, मध्य प्रदेश के। एक मिनट। ठीक है, तो क्या कराते, देखिए कोई भी कोचिंग से है, मैं अपने ग्वालियर की बताता हूँ।
पहली बात तो इसमें कुछ बच्चों की भी गलती होती है, जैसे किसी भी एग्ज़ाम के फॉर्म डलने स्टार्ट हो गए, कोचिंग लगा लो, जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके फरवरी में फॉर्म डले, आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी, अप्रैल में पेपर हो गया, 2 महीने में कौन सी प्रिपरेशन होती है हमें आप ये बताइए। जो बच्चा 4 साल से अगर कंटिन्यू सही तरीके से पढ़ रहा होगा उसका होगा कि 2 महीने वाले का होगा, तो ये चीज़ गलत है, छोड़ दीजिए। उसके बाद भी 2 महीने के लिए बच्चा आता है, टीचर क्या बोल देता है, कोचिंग वाले डायरेक्टर वगैरह जो भी होते हैं, संचालक वगैरह क्या बोल देते हैं कि 2 महीने में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा। बेवकूफ़ी है, बिल्कुल भी मत फंसिए इस बेवे में। कोई भी ना तो आप मैथ कंप्लीट कर पाओगे 2 महीने में, ना आप जीएस कंप्लीट कर पाओगे। बेवकूफ़ बनाते हैं 2 महीने में कोई भी। अगर आप लोगों को लगना है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो कम से कम उसको 18 महीने दीजिए, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप 18 महीने में अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज वाले टीचर से पढ़ते हो और आप खुद के नोट्स बना के उस पर समय देते हो रेगुलर, ये नहीं है 1 महीना पढ़ लिया दूसरे महीने बंद है, 1 सप्ताह पढ़ लिया दूसरे सप्ताह से बंद है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्लियर है ना। तो ऐसे पहली बात तो अपनी गलती सुधारिए कि सिर्फ 2 महीने के लिए कोचिंग मत लगाइए। फिर उसके बाद अगर आप जाते हैं 2 महीने के लिए तो ये वहम भूल जाइए कि जो सामने वाला संचालक बोल रहा है कोचिंग का कि 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराएगा, नहीं हो सकता। मैं गया था एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने, वहाँ पे उन्होंने टाइम दिया 2 महीने का। उस टाइम पे शायद मेरे को याद नहीं है, एसएससी जीडी की शायद भर्ती चल रही होंगी, तो उस टाइम पे मुझसे बोला कि 2 महीने है, सिलेबस कंप्लीट करा के दीजिए। मेरे से नहीं हुआ, सीधी बात है। हालांकि उन्होंने ही मेरे को निकाला, जो भी एक्सक्यूज़ दिया हो, जो भी उनको लगा हो, उन्होंने ही मेरे से बोला। अब एक और टीचर था मेरे साथ में ही पढ़ाने वाला, वो क्या करता था, फैक्ट पे फोकस, बात ख़त्म, लोग कंप्लीट हो गया। फैक्ट से कुछ नहीं, कभी भला नहीं होता। मैं तो ये जब बोलता हूँ ना, 2 महीने के लिए बच्चा आया है, एसएससी जीडी मान लो, 2 महीने के लिए बच्चा आया है आपके पास पढ़ने के लिए, 2 महीने के लिए आया है, तो 2 महीने में कम से कम ऐसे तो पढ़ाओ कम बच्चे को समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, एक तरफ से कोई चीज़ लगे उसको। मेरा फोकस यही था, इसलिए मैं उनको बुरा लगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट से मुझे निकाला। तुम फैक्ट करा दोगे, सिलेबस कंप्लीट करा दोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, रट्टा मारते जाएगा बच्चा। और रट्टा भी क्या मारेगा, उसमें तो 2 क्वेश्चन फंसेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट कराओगे तो भले ही आपके कंटेंट से क्वेश्चन ना फंसे, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट से होगा आपका तो बच्चा क्वेश्चन बना के ले जाएगा, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट से दूर भागिए। हमारे ग्वालियर का स्टूडेंट है ये, वो सॉरी इंस्टीट्यूट है ये, उनका कहना था कि 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराइए, बच्चों से फीस लिया। अरे क्यों ऐसे कमिटमेंट करते हुए, समझ में नहीं आता है। 2 महीने में क्यों कंप्लीट नहीं होता तो नहीं होता। बच्चों को समझाइए, फ्यूचर से थोड़ा ना खेलना है, समझाइए उनको कि बेटा 2 महीने में कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। बताओ हमें कौन सा कोर्स कंप्लीट होता है यार 2 महीने में। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है कृषि, उसमें आज एक महत्वपूर्ण अध्याय, मेंस और प्री दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण होगा। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर जुड़ रहा है उनको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर पॉलिटी स्टार्ट करा दी है, और जितने भी एग्ज़ाम आपके मन में आते हैं जिनमें पॉलिटी बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी स्टार्ट कराई है। और जितने भी एग्ज़ाम आपके मन में आते हैं जिनमें ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है, वो सारे बच्चे इस क्लास को ले सकते हैं। और मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर या आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, छोटी कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। ओके, स्टेट पीसीएस वालों के लिए 100% यहाँ से आप पढ़िए और आपको लगेगा कि हाँ ज्योग्राफी में कुछ है। मैं फैक्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ, बिल्कुल भी। ठीक यार, आपको समझ फैक्ट से कुछ नहीं होता। ओके, तो और जो माध्यम रहेगा हमारा जो पढ़ाने का, वो क्या रहेगा, हिंदी रहेगा।
और बस आपको करना क्या है, एक तरफ से जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा आपको करते जाना है। हाँ, कुछ मिस्टेक्स हुई मैं आपको बता देता हूँ। मैंने हिमालय कराया था, हिमालय मुझसे थोड़ा गलती हो गई है मेरे से। मैंने जो शिवालिक है ना, उसको वाहे हिमालय बोलते हैं, सॉरी शिवालिक। मैंने जो परा हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसको मैंने बाह्य हिमालय बोल दिया था। बाह्य हिमालय किसको बोलते हैं? एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि सर, हाँ मेरे को भी लगा, वो मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि मेरे माइंड में तो उस टाइम पे ये चल रहा था कि बाह्य हिमालय बोलते हैं ट्रांस हिमालय को, है ना। और सारे टॉपिक मैं यहीं पे आपको कराऊंगा ज्योग्राफी का। इसको ख़त्म करने के बाद मैं पॉलिटी कराऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट दीजिए मेरे को। मैं बात आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ यहाँ से कमा के दूंगा। कमाने का मतलब ये है आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाओगे। क्लियर? चलिए, कल हमने ऊपर इससे पहले पढ़ा था। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कृषि विपणन रहेगा। ये हमारे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है ना, ये हमारे किताबों में, नोट्स में बार बार आएगा कि कृषि विपणन क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है। ये आपके एग्जाम में, सॉरी किताब में आएगा। तो आपको एक बार समझा दूं मैं। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्री में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन मेंस में थोड़ा हम इसको डाल सकते हैं। तो कृषि विपणन क्या होता है? कृषि विपणन के अंतर्गत वनीय, बागानी, अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण व विपणन के साथ साथ कृषिगत मशीनरी का, मैं समझाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, मशीनरी का वितरण और अंतर्राज्यीय स्तर पर कृषि वस्तुओं का आवागमन भी शामिल है। फिर से समझिए, कृषि विपणन क्या होता है। इसके अंतर्गत वनीय, बागानी, अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण, इसको स्टोरेज करने का, प्रसंस्करण व विपणन के साथ कृषिगत मशीनरी का वितरण, अंतर्राज्यीय स्तर पर कृषि वस्तुओं का आवागमन शामिल है। मान लीजिए, सीधी भाषा में मैं आपको समझा दूं, कोई भी, मान लो कृषि आपने की, कोई फसल आपने की गेहूं की, अब इसको हमें बेचकर अपने पास पैसा लाना, उसके लिए जो भी इसकी प्रोसेस होती है मार्केटिंग की, वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? मार्केटिंग कहलाती है। जो भी पूरी प्रोसेस होती है। क्लियर? इनके अलावा कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी सहायता, यानी टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रैक्टर हो गया, कंबाइन हो गई, जो भी चीज़ आप पहले के मुकाबले अब यूज़ करने लगे हैं वो होती है। जैसे पहले थ्रेसर वगैरह यूज़ नहीं होते थे, कई सालों की अगर हम बात करें, छोटे छोटे थ्रेसर आते थे, अब बड़े बड़े थ्रेसर्स आने लगे। भारत में सहकारी विपणन को प्रोत्साहित करना भी कृषि विपणन गतिविधियों के अंतर्गत आता है। कृषि विपणन में परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि गतिविधियां शामिल है। जैसे क्या क्या है? परिवहन, ट्रांसपोर्ट, प्रसंस्करण, प्रोसेस, स्टोरेज, ये मेरे को नहीं पता है ना, शामिल है। ये गतिविधियां हर देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। क्लियर? इतना चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई भी चीज आपसे छूटने नहीं दूंगा। आप यूपीएससी की किताब उठा के देख लेना, यूपीएससी की किताब में ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। पीएससी अगर आप कर रहे हो तो वो कॉपी उठा लेना, अगर एसएससी कर रहे हो तो वो उठा लेना, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो वो उठा लेना। सारे टॉपिक किताबों से बाहर, या किताबों में ऐसी चीज़ दी गई हो जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर? चलिए, अब जो फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे प्री और मेंस दोनों में। प्री की अगर मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ तो यूपीएससी और पीएससी, तो और फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है, इसको हम समझेंगे। खाद्य सुरक्षा का मतलब समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में विविधतापूर्ण का यहाँ पर मतलब क्या है
ये नहीं है कि सिर्फ हम एक ही चीज़ खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विविधता का पूर्ण का मतलब होता है डाइवर्सिटी, वेराइटीज़ हो, कि आज हम कोई और चीज़ खा रहे हैं, कल कोई और चीज़ खा रहे हैं। विविधतापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होना, यह भोजन सांस्कृतिक तौर पर सभी को मान्य हो और उन्हें हासिल करने के लिए समुचित माध्यम गरिमामय हो। ये नहीं है कि भीख मांग के, ऐसा नहीं है, गरिमामय हो। खाद्य सुरक्षा की इकाई देश भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास खाना नहीं है, तो वो देश के द्वारा भी, जैसे पीडीएस, देश के द्वारा भी, राज्य की कोई योजना है तो राज्य की योजना के तहत, किसी की पंचायत में कोई योजना है तो वहाँ से उसको खाना मिल रहा है। ठीक है। खाद्यान्न का खूब उत्पादन होने पर अनाज की उपलब्धता तो बढ़ती है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि हर परिवार के पास भी भोजन की उपलब्धता हो। जब तक कि ये मेंस के लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप मेंस में इसको कोट कर सकते हो। जब तक कि उसके पास खाद्यान्न हासिल करने के साधन जैसे रोजगार, जैसे मान लीजिए भोजन तो है, खाद्यान्न तो है, अगर उसको आप हासिल ही नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपके पास पैसा ही नहीं है, सामाजिक सुरक्षा या सरकारी योजना का संरक्षण ना हो, एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ उसका सही और समान वितरण की भी व्यवस्था होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी हमारी सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, मैं आपको अभी यहाँ पे कराऊंगा। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकान में सस्ती दरों पर लोगों को राशन उपलब्ध करवाती है। एमएसपी, जैसे ये टॉपिक तो एमएसपी वहाँ का है, इकोनॉमिक्स का, मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। तो अभी हमने जैसे पढ़ा खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा इसको आप ऐड कर सकते हो, समझने के लिए बताया कि खाद्य सुरक्षा होती क्या है। अब यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। मान लीजिए गेहूं की जो एमएसपी रेट 2000 है, तो अगर आप सरकारी खरीद पर गेहूं बेचते हैं तो सरकारी खरीद पर गेहूं की जो खरीद होगी गवर्नमेंट 2000 से नीचे नहीं खरीदेगी, नीचे हो ही नहीं सकती है। मैं यहाँ पर सरकारी खरीद की बात कर रहा हूँ। ये होता है एमएसपी। जैसे मान लीजिए कैसी भी मंदी आ जाए, कुछ भी हो जाए, गेहूं की रेट कितनी भी कम हो जाए, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को बेचते हैं, सरकारी सेलिंग करते हैं, तो वहाँ पर 2000 से नीचे नहीं खरीदेगा वो। प्राइवेट की बात नहीं हो रही है। तो ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया है ताकि किसान अपनी फसल के लिए प्रोत्साहित, उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो और उसको ज़्यादा घाटा ना हो, उसकी आय में बढ़ोतरी हो। और यह किसानों के उत्पादन लागत में के कम से कम 1.5 गुना अधिक होता है। जैसे मान लीजिए आपके लागत में, आपके जो फसल की उसमें लागत में उसकी लागत कितनी है, 100 रुपये एग्जाम्पल, तो कम से कम 1.5 गुना, कम से कम 1.5 गुना मतलब 150 रुपये से ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, 150 से नीचे नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए गेहूं की खरीद 2000 है, अगर इसकी रेट बिल्कुल कम हो जाती है तो आपको रुपए 2000 से ऊपर ही मिलेंगे, मतलब 2500, 2000 से मतलब ऊपर ही मिलेंगे, कम नहीं मिल सकते। ओके। लेकिन अगर रेट ज़्यादा है तो रेट के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन वो 2000 से नीचे नहीं जाएंगे। ये होती है एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है, इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, जैसे गेहूं की कोई भी रेट है, कोई भी रेट हो, अभी मान लीजिए 2500 एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, एमएसपी कितनी है, 2000 है।
अगर ये रेट मान लीजिए ये कम हो जाती है तो ये 2000 से कम नहीं होगी। क्या हो गया? सरकारी खरीद पे क्या नहीं होगी? 2000 से कम नहीं होगी। 2500 तो आप बेच ही रहे हो, रेट बढ़ सकती है लेकिन 2000 से कम नहीं हो सकती। इससे क्या होगा, अगर सरकार जैसे कोई भी मंदी आ जाती है, खराब दौर आ जाता है फसल के लिए या कोई भी देश के लिए, तो वहाँ पर अगर आपकी फसल आप बेचोगे तो 2000 रुपये से कम आपकी फसल नहीं बिकेगी। मैं एक क्विंटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये होती है एमएसपी। सरसों का लगभग है 5000। सरसों की अगर आप सरकारी खरीद को आप सरकारी खरीद पे बेचते हो तो 5000 से नीचे आपकी सरसों नहीं खरीदी जाएगी। वो रेट कुछ भी हो सकता है, 6000 हो सकता है, 7000 हो सकता है, 10000 हो सकता है, कुछ भी। लेकिन अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम 5000 से नीचे नहीं होगी। वही मैं गेहूं की कितनी भी हो सकती है, 3000, 4000, 5000 कितनी भी हो सकती है, लेकिन 2000 से नीचे नहीं खरीदी जाएगी सरकार में, सरकारी खरीद में, ठीक है। अब एमएसपी के तहत, यानी जैसे हम फसल तो बहुत सारी करते हैं, एमएसपी के तहत कौन सी फसलों को शामिल किया गया है, यानी कौन सी फसलें हम बेचें तब हमको ये लाभ मिलेगा। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, कौन से आयोग के तहत? कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 फसलें, कौन सी फसल, कितनी फसलें? 22 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अंतर्गत आती हैं, तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी, गन्ने के लिए अलग मूल्य दिया गया है, एफआरपी की सिफारिश की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। देखो एमएसपी जो जारी करता है वो कौन जारी करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। और जो कृषि लागत और मूल्य आयोग किसके अंडर काम करता है या किसका एक पार्ट है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ओके। और जो फसलें हैं उसमें 14 तो खरीफ की फसलें हैं और 6 रबी की फसलें हैं। खरीफ और रबी तो आपको क्लियर करा दिया था मैंने। जैसे खरीफ की फसल में धान की फसल आ जाती है, तिल की फसल आ जाती है, ठीक है, और मक्का की फसल आ जाती है। ये कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल है। रबी की फसल कौन सी होती है? जैसे गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, ये कौन सी फसल होती है? रबी की। तो 6 रबी की फसलें और 14 खरीफ की फसलें, और उसके बाद 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें। तो कितनी हो गई टोटल? 22। वाणिज्यिक फसलें का मतलब कमर्शियल यूज़ करते हैं, जैसे कपास हो गया और भी। इसके अलावा लाही और नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण क्रमशः सरसों और सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया जाता है। जो लाही होता है पता नहीं क्या है, और नारियल का जो एमएसपी डिसाइड किया जाता है उसका डिसाइड किया जाता है सरसों का हो गया लाही के अनुसार, और जो नारियल होता है उसका हो गया सूखे नारियल, ठीक है। फिर आगे क्या दिया गया? एमएसपी की सिफारिश संबंधी, देखो किसी भी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि के द्वारा कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार करती है, जैसे कि यह फसल के लिए आपूर्ति मांग की स्थिति, यानी उस फसल की कितनी आपूर्ति है, यानी स्टोरेज, यानी उसको उसकी आपूर्ति की बात करें, मांग मतलब डिमांड की बात करें, उसके आधार पर देखा जाता है। बाजार मूल्य प्रवृत्तियों, घरेलू और वैश्विक उपभोक्ताओं के लिए निहितार्थ यानी मुद्रास्फीति इसको डिपेंड करती है, मतलब निर्धारित करती है। पर्यावरण, मिट्टी तथा पानी का उपयोग, कृषि एवं गैर कृषि, किसी भी फसल का जो मूल्य डिसाइड किया जाता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? एक तो वो पैदावार कितनी होती है, यानी कितनी आपूर्ति होती है, दूसरी उसकी डिमांड कितनी है, फिर देखी जाती है मुद्रास्फीति देखी जाती है, फिर देखा जाता है वहाँ का क्लाइमेट यानी पर्यावरण एनवायरनमेंट, और कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों जैसे कारकों पर भी विचार करता है। फिर उसके बाद एमएसपी पर क्वेश्चन पूछा गया 2020 में,
कब पूछा गया है? 2020 में। तो ये यहाँ पर दो कथन दिए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है वो देखिए। सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद असीमित है। फोकस कीजिए आप, सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं बताऊंगा मैं, आप देख लेना खुद ही, असीमित है। दूसरा क्या है? अनाज और दालों के मामले में एमएसपी किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहां बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। तो दो कथन है। अब इसके आंसर देखिए, ऑप्शन केवल एक, केवल दो, दोनों, एक भी नहीं। तो उसका जो उत्तर है वो क्या है? डी। अब देखिए कैसे है, व्याख्या यहाँ पर दी गई है। भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दोनों फसल मौसमों 22 प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम, सभी नहीं दिया गया यहाँ पर, सिर्फ 22 फसलें, ठीक है। कितनी फसलें? 22। कुल खरीद मात्रा आमतौर पर उस विशेष वर्ष या मौसम के लिए वस्तु के वास्तविक उत्पादन के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25% की सीमा से अधिक खरीद के लिए कृषि विभाग डीएसी से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, इसलिए कथन एक क्या है? गलत है। तो दूसरा क्या? विभिन्न राज्यों द्वारा एमएसपी प्रस्तावों के औसत के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा तय किया जाता है एमएसपी? केंद्र सरकार के द्वारा, जिनमें से कुछ प्रस्ताव केंद्र सरकार की सिफारिशों से अधिक हो सकते हैं, जबकि इनपुट लागत पर आधारित प्रस्ताव अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं। मूल्य असमानता से बचने के लिए एमएसपी को तय किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो ये भी आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन क्या है? गलत था दूसरा वाला भी। उसके बाद जो आखिरी हमारा आज का टॉपिक होगा कृषि से संबंधित, ठीक है। और अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट रहे चैप्टर ख़त्म होने के बाद। ओके, तो अब क्या हम देखेंगे? पशुपालन एवं डेयरी। पशुपालन में सबसे पहले हम देखेंगे पशुधन। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है, यानी जो पशुपालन है वो कृषि के अंडर ही आता है। यह वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान स्थिर कीमतों पर 7.93% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़ रहा है, यानी लगभग 8% हम बोल सकते हैं। कुल कृषि और संबंध क्षेत्र का मतलब होता है कृषि से संबंधित क्षेत्र में पशुधन का योगदान जीवीए स्थिर कीमतों पर, जीवीए हम समझेंगे इकोनॉमिक्स में। तो जीवीए में इसका जो पार्ट है वो पहले कितना था? 2014-15 में 24.38% था, जो बढ़कर 30.87% हो गया 2020-21 में। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गौजाति, मवेशी, भैंस, मिथुन और याक, ठीक है, इतनी भेड़ है, इतनी बकरियां, इतने सुअर और इतने मुर्गियां, ठीक है। ये डाटा नहीं पूछा जाता आपसे, बस आपसे बढ़ोतरी पूछी जाएगी, कमी हो रही वो पूछा जाएगा। फिर दिया गया डेयरी क्षेत्र। डेयरी, ये तो संबंधित सारे मैंने जो भी संस्थान थे, बोर्ड थे, मैंने पिछले वीडियोस में करा दिए। डेयरी संबंधित, तो कृषि संबंधित जो भी बोर्ड थे, संस्थान थे, सब। डेयरी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पर आपको याद रखना है कि डेयरी का अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? तो 5% है, और 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करता है। तो ये चीज़ें हमारे प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है।
भारत दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और वैश्विक दुग्ध उत्पादन में ये 23% का योगदान करता है। ये सब प्री के क्वेश्चन है, इनको मेंस में भी डाल सकते हैं डाटा के रूप में। पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 51.05% की वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे 8 वर्षों में, जो 2021-22 में 221.06 मिलियन टन तक पहुँच गया। पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 6.1% की वार्षिक वृद्धि हुई है, जबकि वैश्विक दूध उत्पादन में 1.2% की वार्षिक वृद्धि हुई है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 444 ग्राम प्रति व्यक्ति, यानी प्रतिदिन एक व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता कितनी है दूध की? 444 ग्राम प्रति दिन। जो विश्व का जो औसत है वो कितना है? 394, तो उससे ज़्यादा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दूध की जो क्षमता है वो विश्व के आंकड़ों से ज़्यादा है कि कम है? तो ज़्यादा है। फिर अगला क्या है? अंडा एवं मांस उत्पादन। विश्व स्तर पर भारत अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। ये सारे फैक्ट आपको याद करना है, ये पूछ लेते हैं आपको, है ना। अंडा का उत्पादन वर्ष 2014-15 में 78.48 बिलियन से बढ़कर 2021 में 129.60 बिलियन हो गया है। इसमें प्रति वर्ष 7.4% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मांस का उत्पादन में भी मतलब सब में क्या बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको यही याद रखना है कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, यही आपसे पूछे जाते हैं। आंकड़े बहुत कम पूछने लगे अब, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पर कृषि पूरी फिनिश हो गई है। आप इसके मॉक लगाइए, मेंस के हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और टॉपिक को ऐसे कर लीजिए जितने भी अभी तक मैंने कराए हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट के ना जाए। कम से कम जितना मैंने कराया उतना, मेरे हिसाब से जितना मैं करा रहा हूँ उतना पीएससी के हिसाब से बहुत ठीक है। ओके, चलिए, बस आप लोग सपोर्ट बना के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी देख रहा है कम से कम क्लास वो तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ठीक है, थैंक यू।